Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Among the curves shown in figure 1.35 cannot possibly represent electrostatic field lines. कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है? क्या ये फिगर पॉसिबल है? ये फिगर नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो फील्ड लाइंस होता है, पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में, कि किसी भी सरफेस के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देख रहे हो ये एंगल इधर जा रहा है, कोई 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 इधर जा रहा है ना? ये नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब ये फिगर भी गलत है, ये फिगर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है आप रीज़न दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस का हमेशा कैसा होता है? नॉर्मल होता है। फिगर नंबर 2 देखो, क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकली, नेगेटिव की तरफ गई, ये यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है। क्या निगेटिव से निकलती है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ गलत हो गया, नेगेटिव से फील्ड लाइंस नहीं निकलती है ना? ठीक है, इसका मतलब ये फिगर क्या है? गलत है। फिगर नंबर 3 देखते हैं, क्या ये फिगर नंबर 3 सी सही है? तो ये फिगर सही है। ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ करो, पॉजिटिव से निकली, इंटरसेक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये फिगर सही है कि नहीं? ये हमने ड्रॉ कराया हुआ है आपको, देखिएगा। फिर आगे आ जाओ, ये भी हमने पढ़ाते समय बताया था। क्या ये फिगर सही है? क्या ये फिगर सही है? ये फिगर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक गोल सा ऐसा बना दिया है। बनाया क्या? देखो ऐसे गोल बना कैसे करते हैं? इसका मतलब होता है ये क्लोज लूप बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। ठीक है, तो ये फिगर क्या है? गलत है ये भी। ठीक, आप इसका रीज़न क्या लिखोगे? इसका रीज़न लिख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, इसी वजह से ये फिगर गलत है। चलो एक क्वेश्चन नंबर ये उठा लेते हैं 27। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको उठा करके लेके आते हैं। समझ में आया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो और अच्छी बात। कोशिश करिएगा समझने के लिए। एक ब्लैंक पेज को भी बुला लेते हैं। ठीक है, कोई बच्चा बात नहीं करेगा, अगर बात करेगा तो पिटाई खाएगा। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था? वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 27। जी हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं, इसको ध्यान देते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27। थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेते हैं, देख रहा है सबको? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है ना? उतना अच्छा नहीं लेकिन कैसा है? बहुत अच्छा है। को जो हमने नीचे लेंथ लिखा है, क्या हम इस लेंथ को 2a भी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? लेंथ तो लेंथ, चाहे 2a हो, चाहे l हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो मैं तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बोलो। Q इंटू 2a होता है क्या? अच्छा, और यहाँ क्या बोल रहा है? व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम एज अ टोटल डायपोल मोमेंट इक्वल टू इतना। ठीक है, फोर्स निकालना है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो? थोड़ा ध्यान से देखना। F इज इक्वल टू क्या होगा? E इंटू क्यू नॉट। लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझिएगा, समझ में नहीं आएगा, वैसे समझेंगे तभी खेल है। अच्छा, अब हमारे पास E की वैल्यू तो दिया हुआ है, देखो। ठीक है, E की वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो, F इज इक्वल टू E की वैल्यू कितना बच्चों? जल्दी बोलो। E इज इक्वल टू क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। हाँ, 2a इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं क्या? अरे 2a इंटू 10 टू द पावर 5। चलो मान लो E की जगह हो गया 2a इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू क्यू नॉट। लिख सकते हैं क्या? वेरी गुड। F इज इक्वल टू हो गया बच्चों
2a इंटू क्यू इंटू 10⁵, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? इन दोनों को साथ में रख लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 2a इंटू क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट। F इज इक्वल टू हो गया P इंटू 10⁵, और P की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10⁻⁷ रख लीजिएगा। F इज इक्वल टू हो गया 10⁻⁷ इंटू 10⁵, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻² न्यूटन का फोर्स लग रहा है। समझ में आ गया? और टेक्निकल क्वेश्चन था, देखो थोड़ा सा घुमाने वाला था। दूसरा पूछ रहा है इसमें टॉर्क कितना लगेगा। बहुत सिंपल है, टॉर्क के लिए निकालना। देखो डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, बोला ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक। तो एंगल कितना हो गया? थीटा की वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया कि नहीं? तो टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? PE साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू PE साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू भी क्या होगी? 0, क्योंकि 0 को उल्टा 0। ये पूरा क्या हो जाएगा? टॉर्क। टाउ इक्वल टू हो गया PE इंटू 0, टॉर्क मिल गया आपके पास 0। बात समझ में आ गई? चलो नोट करो फटाफट। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस situated at axis and along the equatorial line of electrical dipole। कहाँ पूछ रहा है? कहाँ पूछ रहा है? एक्सियल पॉइंट पे। एक्सिस का मतलब होता है एक्सियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करने के लिए कह रहा है। कराए हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट। देखो कितने टाइम से आया, अभी और भी आए, दिखाएंगे। डिराइव कर लेंगे, डिराइव करने की जरूरत है, मैं बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? आप पढ़िएगा, उसको इम्पोर्टेंट मार्क करते रहिएगा। आगे दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कराया हूँ। अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस a, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, हेंस हाउ फॉर द कराया कि नहीं? रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास निकालना था, कराया है? देख लो, आया हुआ है बहुत बार, देखते जाओ। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको पता है, स्टेटमेंट भी और प्रूफ करने के लिए भी, याद है? कराएं कि नहीं? झूठ मत बोलना। फिर देखो, यूजिंग गॉस थ्योरम सो मैथमेटिकली दैट एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड वही आपके पास स्फेरिकल शेल वाला तीनों रीजन में निकालना है ना? आउटसाइड द सेल, एट द सरफेस ऑफ सेल, एंड इनसाइड द सेल निकालना है। और बार बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, वो क्यों होता है? बताओ, किसी स्फेरिकल शेल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 क्यों होता है? हाँ, चार्ज जो होता है वो सरफेस पे रहता है, लेकिन इनसाइड नेट चार्ज कितना होता है? 0, जिसके वजह से किसी खोखले चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यू नेट की वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक है? ये देखो बाहर पर आया हुआ है, आउटसाइड द सेल एट द सरफेस ऑफ सेल। सेम क्वेश्चन को तो कितने टाइम्स रिपीट किया गया है, अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ कर करके, है ना? और इसका एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है। ग्राफ बनवाए थे कि नहीं, याद है? देखो ग्राफ भी इसका आपके पास आया होगा। देखो ग्राफ ऐसे बनवाया था ना, याद है? देखो मैंने यहाँ पे एक स्फीयर बस बना दिया था कि आपको समझ में आ जाए। ऐसे एक स्फेरिकल शेल ऐसे बना दिया था, ऐसे, याद है? कुछ सरफेस पे था, मैक्सिमम सरफेस से बाहर धीरे धीरे क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। बताए थे? नहीं बोलना है, बताए थे ना? फिर देखो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सा आता है, और 99% बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट देखो बार बार आ रहा है। मैंने बोला कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टेटमेंट बताइए, और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर निकलवा है। फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कभी कभी ये भी दे देता है ना इस क्वेश्चन में, ऐसे बोल देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। बताइए कैसे? तो देखो यहाँ इस फॉर्मूले में कभी चार्ज नहीं है। यही फॉर्मूला आप डिराइव कर दोगे, कहोगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। ठीक है? इस तरीके से आपके पास छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो हमने कराया है।
लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। डेरिवेशन, कितना डेरिवेशन लोग पूछते हैं ना सर कितना आता है कि नहीं आता है, मैं दिखा रहा हूँ ये आप कहानी, जितना पढ़ाऊँ वही आता है, जो नहीं पढ़ाऊँगा वो नहीं आता है, बात ख़त्म। देखो फिर से आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है लिखवाए हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है जल्दी बताते हैं, देखे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वेरी गुड। उसका देखो स्टेटमेंट आ रहा है फिर से, गॉस लॉ का, यूजिंग गॉस लॉ प्रूव द यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। कराएं क्या, नहीं कराए ना, कराए हैं, वही आपके पास पूछ रहा है, देख लो दो कितने टाइम से आया हुआ, देखते रहो केवल पलट पलट के। कराएंगे नहीं, बोलो, वेरी गुड, आगे बढ़ो। ये देखो सिस्टम ऑफ ये बाहर हो चुका है, इसकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, छोड़ो। हाँ ये क्वेश्चन कराएं कि नहीं, ये क्वेश्चन कराएं कि नहीं, कब कराएं, कौन क्वेश्चन देखो, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड टॉर्क, पढ़ाएं, आया है 2014, 2016, 2018 में भी आया है। इसमें भी अब कहानी देख लो, इसमें भी कहानी एक, ये जो वर्क डन वाला दिख रहा है ना ये चीज़, ये नेक्स्ट चैप्टर का है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे, ठीक है। चैप्टर में दिया पड़ा है लेकिन है नेक्स्ट चैप्टर की कहानी। ये था 5 नंबर की कहानी, ठीक है। अब 1 नंबर की कहानी भी इसमें से देख लेते क्या क्या पूछता है फटाफट। 5 नंबर तो सब था जितना हम लोग पढ़े थे। 1 नंबर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या है आपके पास, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्जेस गिवन इन Q2। अगर Q1 Q2 दोनों आपस में बराबर हैं और Q1 बड़ा है Q2 से, मतलब 2 कंडीशन है, अगर दोनों बराबर हैं और दोनों एक बड़ा और एक छोटा है, ठीक है, लेकिन दोनों सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज ही है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करके दिखाया था, ऐसे याद है क्या। ये भी अभी छोटा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोटी सी बनी, बड़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़ी बन गई, समझ में आया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर देखो यहाँ पर Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, तो Q1 का Q2 जो होगा इस लाइन के बहुत करीब होगा, इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी करीब होगा, और Q1 से ये फील्ड लाइंस की दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर दोनों बराबर हैं तो ये दोनों का डिस्टेंस देखो दोनों से इक्वल होगा ये डिस्टेंस, यही अंतर होता है। नहीं समझे मेरी बात, ऐसे समझो। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, Q1 Q2 बराबर, तो ये जो पैरेलल बीम जा रही है ना ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फॉर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 फॉर, देखो 2 कंडीशन दिया है, Q1 इक्वल टू Q2 का ड्रॉ करना है और एक Q1 इज़ बड़ा देन Q2। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये देखो ये जो लाइन है ना इन दोनों के बीचों बीच में होगी, मतलब ये Q1 और ये Q2, इन दोनों से जो इलेक्ट्रिक ऐसे बीच में एक डॉटेड लाइन ऐसे बना लोगे, यहाँ से दोनों जो फील्ड लाइन्स है वो बराबर बराबर जाएगी, ऐसे ऐसे ये डिस्टेंस बराबर रहेगा ऐसे, ठीक, ऐसे फील्ड लाइन्स निकलती जाएगी, बताया था ना। लेकिन अगर जो छोटा होगा उससे डिस्टेंस छोटा होगा, देखो ये डिस्टेंस छोटा हो गया और ये डिस्टेंस बड़ा हो गया, है ना। अगर क्वेश्चन आता Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1, तब क्या होता है जल्दी से बताओ, तब Q2 का ये डिस्टेंस क्या होता, बड़ा हो जाता, और Q1 का डिस्टेंस क्या होता था, छोटा हो जाता, फील्ड लाइन्स ऐसे ही ड्रॉ होता। समझ में आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये भी देखो, अ पॉजिटिव चार्ज Q इज केप्ट इन विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स। एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स है और एक कहाँ क्या हो गया भाई, अनचार्ज, अरे वाह ये क्या हो रहा है, इनोवेशन। एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया, तो हम लोग को पता है अनचार्ज है तो फील्ड लाइन्स क्या होगी, पॉजिटिव से दूर ऐसे ऐसे जाएंगे, पॉजिटिव से दूर ऐसे, और यहाँ से पॉजिटिव से दूर ऐसे ऐसे, ठीक है। ये फील्ड लाइन्स आपने ड्रॉ कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन ही तो हल हुआ है। अगला क्या है, वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करता, क्योंकि वो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे जाए क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। अगर एक सिंगल चार्ज ले लें, सिंगल पॉजिटिव चार्ज ले लें, तो इससे फील्ड लाइन्स निकलेगी
तो कहाँ जाके मिलेगी, पता नहीं कहाँ जा करके मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव फील्ड लाइंस निकल गई, अब इनफाइनाइट पे भी जा करके वो कहीं ना कहीं जाएगी। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। देख लो ये आंसर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। जैसा हमने बताया था, पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाता है। इफ देयर इज a single positive charge, the field lines start from the charge and terminate at the infinity। वही बोला ना, एक सिंगल चार्ज ले लिया तो चार्ज से तो निकलेगा, लेकिन कहाँ जाएगा टर्मिनेट होगा भगवान जाने, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। डज अ चार्ज गिवन ऑन अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज़ हॉलो और सॉलिड, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। क्या चार्ज डिपेंड करेगा कि ये हॉलो है या सॉलिड है, इस पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज चाहे हॉलो हो या सॉलिड, चार्ज ऑलवेज कहाँ होगा, आउटर सरफेस पे रहता है, इस वजह से वो डिपेंड नहीं करता कैसा भी हो। तो ये बोला है नो, दिस इज बिकॉज द चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। वही आउटर सरफेस पे चार्ज रहता है, एंड इन द इंटीरियर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये सब क्वेश्चंस देखो बहुत बार आए हुए हैं। 2 चार्ज कॉपर स्फेयर ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल साइज, दो आपके पास स्फेयर है, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक, एक पे चार्ज क्यू ए है और दूसरे पे चार्ज -3 क्यू ए है। ठीक, व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दोनों को एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लाया गया एंड देन सेपरेटेड, उसके बाद दोनों को अलग अलग कर दिया गया। दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा पता है इतना, दोनों का टोटल चार्ज निकाल के और आधा कर दोगे। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -3 क्यू ए और क्यू ए मिला के कितना हो गया, -2 क्यू ए। ठीक है, इसी का आधा कर दोगे तो क्या होगा, -क्यू ए चार्ज दोनों पे होगा, इस पर भी -क्यू ए और इस पर भी -क्यू ए। याद है टंकी वाला कहानी बताए थे, 2 टंकी को कनेक्ट कर दो, पानी आधा आधा बांट लेते हैं, याद है ना क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी कराए थे हम। ऐसा ही क्वेश्चन देखो यहाँ फिर से आया है, 2 इंसुलेटेड कॉपर स्फेयर ए एंड बी आइडेंटिकल साइज हैव चार्ज क्यू एंड क्यू बी रिस्पेक्टिवली। मतलब एक पे चार्ज क्यू ए है, दूसरे पे चार्ज क्यू बी है। अ थर्ड चार्ज सी ऑफ, अरे यार ये तो कराए पड़े हैं, है ना। थर्ड चार्ज सी आर इन कॉन्टैक्ट विद सी ऑफ सेम साइज। तीसरा जो है इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, इस पर चार्ज कितना है, 0 है क्यू सी की वजह। बट अनचार्ज इज ब्रॉड कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, पहले इसको इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाया गया तो कितना चार्ज इसके पे आ जाएगा, QA/2 आधा हो जाएगा। फिर फर्स्ट एंड देन कॉन्टैक्ट विद सेकंड, फिर इसी को उठा करके सेकंड के साथ किया गया, तो दोनों को जोड़ करके हाफ से डिवाइड कर लोगे। समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं समझ में आया, आ गया ना। ये तुम कराए हुए क्वेश्चन इस टाइप का बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये भी कराए हैं, है ना। क्या बोला है, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्ज +2 -q +3q, देन द चार्ज 2q और -q आर एनक्लोज विद सरफेस S। इस सरफेस के अंदर कौन है, +2q है और -q है। तो पूछ रहा व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन। फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इक्वल टू होता है इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा, तो क्या है 2q -q अपॉन में क्या होगा, ε0। बाहर वाले को नहीं लेते, याद है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम उस सरफेस के अंदर जितने चार्ज होंगे उनका सम का 1/ε0 टाइम्स किसके बराबर होता है, टोटल फ्लक्स। ये भी कराए हुए क्वेश्चन, याद है, सब पढ़ाते समय आप लोग को बताए थे। ये भी क्वेश्चन कराए हैं, पता नहीं याद है कि नहीं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। याद है, एक क्यूब है ऐसे मान लो, इस क्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल का मतलब -q और +q। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा जल्दी से बताओ। फ्लक्स इक्वल टू बताया था ना, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना हो गया, -q +q अपॉन में ε0। फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। याद है, नहीं याद है, ये भी कराए थे कि नहीं याद होगा तुम लोग को। ये एक क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, समझिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड q, जो -2q एंड q आर लोकेटेड, ये इस पॉइंट पर है और ये चार्ज इस पॉइंट पर लोकेटेड है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, 3 है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, और सेंटर कहाँ लेना है, ओरिजिन पर। ओ सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। देखो एक ग्राफ बनाओ, सारा का सारा खेल ग्राफ का है।
ऐसे बना लो, ठीक है। ये हो गया a,0 और ये होगा 2a,0, ये हो गया 3a,0 और ये क्या हो गया 4a,0। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर, ठीक है। 2 चार्जेस, यहाँ पर कितना चार्ज रखा गया -2q और यहाँ पे कितना चार्ज रखा गया है +q, ठीक है, +q चार्ज रखा गया है, ठीक। आर लोकेटेड इतना। व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 3a। 3a का मतलब होगा, ये होगा 2a,0 और ये हो जाएगा 3a,0। अगर हम एक रेडियस, एक स्फीयर बनाए ऐसे ऐसे, इसका रेडियस ये ले लें ऐसे, तो ये दूरी 3a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे यही ना 3a हो जाएगी, देखो 3a। तो अब फ्लक्स कितना होगा जल्दी से आप लोग बता दो। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है? सिर्फ -2q अपॉन में ε0। ये हो गया टोटल फ्लक्स। नहीं समझ में आया? अगर हम इसी का रेडियस 5a कर देते हैं तो फ्लक्स कितना हो जाता? 5a कहीं यहाँ पर आता है ऐसे, 5a,0 यहाँ आता। अगर 5a करते तो ये रेडियस इसको मानते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब कितने चार्ज आ जाते हैं? हाँ, अब चार्ज आ जाते हैं आपके पास -2q + q अपॉन में ε0। फ्लक्स के बराबर हो जाता है, मतलब -q/ε0। बात समझ में आ गई? वीडियो वालों, वीडियो वाला बच्चों, वेरी गुड, आगे बढ़ो। देखो इसका वैल्यू कितना है -2q अपॉन में ε0। ये बनाया, बनाने के बाद यहीं कहीं 3a होगा, यहीं से ऐसे एक स्फीयर आप बना लोगे गोल से, ठीक है। तो ये हो गया 3a, रेडियस हो गया 3a, एक यही क्वेश्चन बोला था आपको। हाउ डज द फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन रेडियस इज इंक्रीज्ड? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था रेडियस बढ़ा दो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? phi = q अपॉन ε0। रेडियस को दुगना कर दो, फ्लक्स क्या होगा? कुछ नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन पढ़ाते समय बताया था, याद है? साइज को दुगना कर दो, 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, नहीं डिपेंड करेगा। अगर उसके अंदर चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है तब फ्लक्स चेंज होगा। जितना देखो हम पढ़ाएं सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। सब के सब क्वेश्चन बीच में हम एक एक नंबर सब बताते गए, और याद रहेगा तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर पछताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? चार्ज q माइक्रोन कूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब। एक क्यूब है, समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे एक क्यूब है, ये इसके सेंटर पे एक q माइक्रोन कूलम का चार्ज रखा गया है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस? एक फेस से कितना होगा? शायद याद होगा 1/6 और q माइक्रोन कूलम अपॉन में ε0, यही तो होगा। 2 फेस से होता तो कितना होता? 2/6 इंटू q माइक्रोन कूलम अपॉन ε0। 3 फेस से होता तो 3/6, 4 से होता तो 4/6। ऐसा ही क्वेश्चन नीचे वाला देखो क्या बोल रहा है? अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2 अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूब? 2 फेसेस से पूछ रहा है, तो कितना होगा जल्दी बोलो? 2/6 इंटू q/ε0। देखो आंसर भी आया है 2/6 इंटू q/ε0। नहीं समझ में आया? ये पढ़ाते समय बताया था एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में, याद है? नहीं याद है? अरे कहाँ से भूल गए हो, खा पी के पच गए हो। चलो याद है तो ये बता दो, देखें कौन बताता है। व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? बताओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? स्टेबल में थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। इसमें क्या होता है? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में जाता है। नहीं याद आया? नहीं याद आया? अनस्टेबल में क्या था जल्दी बताओ? अनस्टेबल में क्या था? थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। 180 का मतलब ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है तो डायपोल मोमेंट उसके अपोजिट जा रहा है। अरे सिंपल सी बात है, देखो स्टेबिलिटी कैसे होगी? मान लो एक हस्बैंड एक वाइफ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो स्टेबल ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। स्टेबल ज़िंदगी कब बीतेगी? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, है ना? तब भाई ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही होगी, परिवार एकदम हंसी खुशी कराएगा। अनस्टेबल कब होगा? जब लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा कब होगा?
पति इधर जा रहा है, पत्नी इधर जा रही है, हम ना करब, तो क्या नहीं तुम ये कर दो, हम ना करब, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो लाइफ कैसी होगी, अनस्टेबल। ये सिंपल सा फंडा है सीखने का, है ना। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन है तो ज़िंदगी अच्छा चलेगा, स्टेबल, है ना। सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा की वैल्यू 0 होता है, और अनस्टेबिलिटी कब आती है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे। ठीक है, याद हो गया। चलो अब ये तो यहाँ तक कहानी थी बोर्ड का, और दिखाते हैं हम आपको क्वेश्चंस। वेट एंड डिस्कार्ड। चैप्टर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन कराया था क्या तुम लोग को, याद आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन ये है, बहुत गंदा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना। देखने में बहुत गंदा लगता है लेकिन है बहुत अच्छा, नन्ना मुन्ना प्यारा सा। देखो क्वेश्चन क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। चलो ठीक है, बता देते हैं इसको भी, यही समझ जाओ तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन नहीं समझ होगा। स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियाई R1, अंदर वाले का रेडियाई, ध्यान से देखो नहीं तो समझ में नहीं आता है। अंदर का रेडियाई क्या है R1, एंड आउटर रेडियाई क्या है बच्चों R2। ठीक है, ये क्या है, शेल है। शेल मतलब समझ रहे हो, खोखला है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब अंदर क्या है, ये खोखला है, इसके अंदर खोखला है। पाइप लेकर कैसे मोड़ दिया गया, सिंपल सी बात समझो। ठीक है, पाइप के अंदर क्या होता है, खोखला। हैज़ अ चार्ज Q, कहाँ गया भाई, a spherical conducting shell of inner radii R1 and outer radii R2 has a charge Q, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या रखा गया है, Q रखा गया है। ठीक है, a charge Q is placed at the center of cell, इसके सेंटर पे एक Q अमाउंट ऑफ चार्ज रखा गया, मतलब कुछ इस प्रकार से फिगर है। पहले देखो, इनर रेडियाई R1, आउटर रेडियाई R2, यहाँ पे चार्ज Q रखा गया था। अब क्या बोल रहा है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेल, इस पे एक स्मॉल Q रखा जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस, इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कैसी हो, आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कैसी हो। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखे हो बच्चों तो यहाँ चार्ज आ जाएगा इंडक्शन से नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ गया तो इसके अपोजिट फेस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझने का प्रयास करिएगा। फिर यहाँ पॉजिटिव आ गया तो इसके ऊपर वाले सेल पे कैसा आएगा, फिर से नेगेटिव। फिर यहाँ अगर नेगेटिव आ गया तो उसको ऊपर वाले पे कितना है, कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऐसा कहानी आती है, मतलब जितना चार्ज यहाँ था वही चार्ज यहाँ पे आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है। मेरी बात समझे, मतलब एक शेल पे पहले से ही Q चार्ज रखा गया है, और अगर हम इसके अंदर एक स्मॉल Q चार्ज रख दें इसके सेंटर पे या कहीं भी बीच रीजन में, तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, ये Q जुड़ जाएगा। अगर हम माइनस रखते हैं तो ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई। ये शेल की कहानी है। अरे ये नहीं आएगा 3 पॉइंट चार्जेस। हाँ, वाह वाह वाह, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फलाने को यहाँ बताता हूँ। देखो, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो और अच्छी बात। कोशिश करना है आपको। कहाँ गया ब्लैंक। ये एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन हलवा क्वेश्चन हमारे लिए। आप लगा लेंगे तो आपके लिए भी हलवा होगा, है कि नहीं। अच्छा, ये तो शॉर्ट आंसर, ये तो इजी है, पहले इसको सीख लो। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन अभी मैं बताता हूँ। ये तो हलवा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q ईच आर कैप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टिस पे प्लस Q चार्ज रख दिया गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारे साइड्स क्या होंगे, बराबर, सारे एंगल्स इक्वल। ऑफ साइड ए, इसका साइड क्या बोल रहा है, ए। ठीक है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी कैप्ट एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब समझते हो, बीचों बीच, उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, यही बोलोगे। सेंट्रॉइड का मतलब होता है ये जो लाइन है इसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट किया, ये इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में ये लाइन बाइसेक्ट किया, और इस साइड को इक्वल पार्ट में
ये वाला बाइसेक्टर बाइसेक्ट किया, और यहाँ पे जहाँ तीनों मिलते हैं वो कहलाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, इस सेंट्रॉइड पे कैसा चार्ज होगा सो दैट द चार्ज एट द वर्टिसेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इस सेंट्रॉइड पे कैसा चार्ज होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले फोर्सेस निकालने पड़ते हैं। मैं इसका एक छोटा सा पहले क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए रोकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन नोट करो पहले, इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम। इसको कर लोगे तो दूसरा ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 3 चार्जेस +2 माइक्रोन कूलम, +3 माइक्रोन कूलम एंड +4 माइक्रोन कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ equilateral triangle ABC, each of side 0.2 meter, each of side 0.2 meter. Find the force on the 4 micron coulomb, due to other two charges, इसी तरह से एक और क्वेश्चन, कंसिडर 3 चार्जेस ईच इक्वल टू Q, स्मॉल लेटर में Q लिखेगा, स्मॉल लेटर में Q, ईच इक्वल टू Q, placed at the vertices of equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q, capital Q? What is the force on a charge capital Q placed at the centroid of the triangle? Placed at the centroid of the triangle. ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। इन फिगर, अच्छा छोड़ो, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, तो तीसरा फिर बताएंगे। तीसरा आपको होमवर्क देंगे, आप लगाना। ठीक है, पहले दोनों समझो, दोनों टाइप है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगा आपको। क्या बोल रहा है पहला वाला क्वेश्चन 1 बोल रहा है 3 चार्जेस, कौन कौन से हैं, 2 माइक्रोन कूलम, 3 माइक्रोन कूलम एंड 4 माइक्रोन कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है A, यहाँ पर रखा गया है 2 माइक्रोन कूलम, ये है B, यहाँ पर रखा गया है कितना 3 माइक्रोन कूलम, और ये है C, यहाँ पर रखा गया है 4 माइक्रोन कूलम। ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ABC ऑफ साइड 0.2 मीटर, ये भी है 0.2 मीटर, ये भी है 0.2 मीटर। फाइंड द फोर्स ऑन 4 माइक्रोन कूलम ड्यू टू अदर 2 चार्जेस। इस 4 माइक्रोन कूलम पर, ठीक है, इस 4 माइक्रोन कूलम पर इसके वजह से जो एक फोर्स लग रहा होगा, ये मान लो इसके ऊपर धक्का दे रहा होगा, ऐसे दे रहा होगा ना फोर्स, ठीक, और ए वाला भी इसके ऊपर ऐसे धक्का दे रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब ध्यान से समझो कैसे निकलेगा। इस फोर्स का नाम क्या होगा, बी ने सी पे फोर्स लगाया, इस फोर्स का नाम क्या होगा, बी ने सी पे फोर्स लगाया, सी बी, उल्टा पढ़ते हैं फोर्स की कहानी, याद है ना। अच्छा, उसी तरह ए ने सी पे फोर्स लगाया, इसका नाम क्या होगा, ए ने सी पे फोर्स लगाया, एफ सी ए। ठीक, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दो, सबसे पहले हम एफ सी ए निकाल लेते हैं, मतलब सी और ए के बीच का फोर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू ए क्यू सी अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है,
क्यू ए के की वैल्यू के ही रहने देते हैं। क्यू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, जल्दी देखो, क्यू ए की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोन का मतलब 2 × 10⁻�6। क्यू सी की वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो 4 × 10⁻�6 अपॉन में इनके बीच की दूरी कितनी है 0.2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? चलो एफ सी ए की वैल्यू कितनी है आगे जल्दी से बता दो। इसको भी रख लेगा 9 × 10⁻9। लो इसको भी रख लो, चलो ये भी रख लो 9। के की वैल्यू क्या हो गया 9 × 10⁻9 कितना हो जाएगा 9 दूना क्या 18 और ऐसे कर लो 9 × 2 × 4 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 और 6 6 12 और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों जल्दी बोलो। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दो 4 × 10 की पावर -2 लिख सकते हैं ना, नहीं समझ में आया? अरे 0.2 को हम 2 × 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। इस पूरे का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 × 10 की पावर -2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। ये हो गया 4 × 10 की पावर -2, जो कटे काट दो, पहले 4 से 4 कैंसिल। एफ सी ए की वैल्यू कितना हो गया 9 दूना के 18, 10 की पावर कितना बचा -3, 10 की पावर -3 और +2 कितना बच गया -1। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1.8 न्यूटन। अभी क्या मिला आपको पास, ये मिला एफ सी ए मिला। ठीक उसी तरह से एफ सी बी निकालो। क्या निकालो एफ सी बी। एफ सी बी क्या होगा के क्यू सी क्यू बी अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻9। क्यू सी की वैल्यू कितनी बच्चों 4 × 10 की पावर -6 इंटू और कौन है क्यू बी की वैल्यू कितनी है 3 × 10 की पावर -6 अपॉन में आर की वैल्यू ये दूरी कितनी है फिर से 0.2 का होल स्क्वायर। तो 0.2 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी, यही मिल जाएगा ना, नीचे हो जाएगा 4 × 10 की पावर -2, यही तो हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 कैंसिल, जो कटा है काट पीट लो पहले। एफ सी बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, थोड़ा सा देखो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 9 तारीख 27 × 10 की पावर कितना होगा -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.7। अच्छा अब देखो बेटा ध्यान सुनना, मतलब एक वेक्टर इधर का जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा। तो आप क्या करोगे रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे ऐसे। रिजल्टेंट वेक्टर इसके डायगोनल पे जाएगा ऐसे, ये होगा नेट फोर्स एफ नेट। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो 60 डिग्री। क्यों 60? क्योंकि ये 60 है तो वर्टिकली अपोजिट से भी क्या होगा 60। तो आप लोग शायद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम याद दिलाएं, देखें किसी को याद है कि नहीं। याद तो नहीं होगा। अगर ये ए वेक्टर हुआ करता था, ये बी वेक्टर हुआ करता था, ये बी वेक्टर हुआ करता था, तो ये जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हुआ करता था आर वेक्टर, इसका फॉर्मूला याद है आपको। आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता था जल्दी बोलो। आर इक्वल टू क्या होता था अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता था, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, उसी तरीके से एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बोलो। अंडर रूट में क्या होगा जल्दी बोलो, ये वाला फोर्स का स्क्वायर एफ सी ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ सी ए हो गया और एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 × एफ सी ए × एफ सी बी cos 60 डिग्री। क्यों cos 60? क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अब थोड़ा सॉल्व करना है, सॉल्व करने सबको आता है। एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा अंदर रख लेते हैं जल्दी से बताओ। एफ सी ए की वैल्यू कितना बच्चों ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किया 1.8, ये देखो 1.8। फिर एफ सी बी की वैल्यू कितना जल्दी बोलो 2.7 प्लस 2 × 1.8 × 2.7 और cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा इसको आप सॉल्व कर ले रहे हैं। लगभग इसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, ये आ रहा है 3.93 न्यूटन। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया? नोट करो फटाफट। क्वेश्चन था कंसिडर 3 चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू। ठीक है, 3 चार्जेस आपके पास है, तीनों क्यू हैं। ठीक है, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू।
आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। इसका साइड क्या है? एल है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड का मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, इन दोनों साइड को दो इक्वल पार्ट्स में इन दोनों साइड को डिवाइड किया और दो इक्वल पार्ट्स में इन दोनों साइड को डिवाइड किया, ठीक है। और यहाँ पे कैसा चार्ज रखा गया है? कैपिटल क्यू रखा गया है, यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया। तो इस पे टोटल, इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, इस पॉइंट पे टोटल फोर्स कितना लगेगा वो आपको पता लगा, ठीक है। तो बच्चों फोर्स पता लगाने के लिए अगर देखो, हम अगर नेमिंग कर लें ए बी सी, तो अगर ए से पी तक दूरी पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एक क्यू है, यहाँ पे एक चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इनका फोर्स निकाल सकते हैं। इन दोनों पे भी देखो फोर्स, यहाँ क्यू है, यहाँ कैपिटल क्यू, यहाँ भी फोर्स पता लग जाएगा। लेकिन अगर हमें बी पी या ए पी या सी पी का डिस्टेंस मिल जाएगा तभी हम फोर्स निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो पहले नहीं, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मैं वो समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 60, तो ये आधा एंगल होगा कितना? बाइसेक्टर है तो एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। आधा एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अब अगर ये पूरा साइड एल है तो ये आधा साइड कितना होगा? l/2, यहाँ से आता है l/2 और यहाँ से आता भी क्या होगा? l/2, टोटल l हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको ये साइड निकालना है, क्या निकालना है? PB निकालना है। और आपको देखो थीटा पता है, ये पता है, तो आप cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या। तो cos थीटा की जगह आप लिखोगे 30 इक्वल टू बेस क्या हो गया? बेस ये हो गया, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, और नीचे वाला जो क्या हो गया? वो बेस हो गया l/2 अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो गया? BP, ये तो BP है, BP लिख सकते हैं। तो BP की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? BP इज इक्वल टू हो गया l/2 अपॉन में cos 30 डिग्री, लिख सकते हैं। l/2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ? √3/2 होता है क्या? 2 से 2 कैंसिल हो गया, BP की वैल्यू क्या मिल गई? l/√3। यही डिस्टेंस BP की होगी, हाँ, √3 अच्छा 2 लिखा गया है, √3। यही डिस्टेंस BP का भी होगा। आप AP भी निकालोगे तो भी यही डिस्टेंस आएगा, आप PC भी निकालोगे तो भी यही डिस्टेंस आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब थोड़ा सा समझने वाली बात। सबसे पहले हम बात करते हैं, P ने A पे फोर्स लगाया, P ने A पे फोर्स लगाया, मान लो ऐसे, ठीक है। P ने A पे फोर्स लगाया, इसका नाम क्या होगा जल्दी बोलो? इसका नाम क्या होगा? P ने फोर्स लगाया तो क्या होगा? P ने A पे फोर्स लगाया, इसका नाम क्या होगा जल्दी बोलो? FAP की वैल्यू कितनी होगी निकाल लेते हैं। FAP इक्वल टू होगा K, मतलब 9 इंटू, या K ही रन देते हैं, K Q कैपिटल Q अपॉन में AP का स्क्वायर, यही तो होगा। K कैपिटल Q अपॉन में AP की वैल्यू क्या है? L अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ये 3 ऊपर, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो नीचे l²/3 आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में l²। ये FAP मिला, ठीक, FAP मिल गया। उसी तरीके से अब आप क्या निकालेंगे? P ने C पे फोर्स लगाया, P ने C पे फोर्स लगाया, FPC निकाल सकते हैं, कितना आएगा? वो उसकी भी वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलो? FCP की वैल्यू भी कितनी आएगी? सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो फोर्स भी कितना आएगा? सेम आएगा। कितना आएगा? 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में l²। उसी तरीके से सिमिलरली P ने B पे फोर्स लगाया, इधर लगाएगा ऐसे,
P ने B पे फोर्स लगाया, ठीक है। इसकी भी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज कैपिटल की स्मॉल की और डिस्टेंस सेम ही है, तो इसकी भी फोर्स कितना आएगा जल्दी बोलो। F BP की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों जल्दी बोलो। 3K स्मॉल क्यू कैपिटल Q अपॉन में L²। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ। इस फिगर को मैं करता हूँ जूम। क्या करूँगा, इस फिगर को करूँगा जूम। क्यों जूम करूँगा, क्योंकि इस फिगर में आपको समझाना है, बस फिगर से ही सारा कुछ खेल है। देखो ये हो गया फिगर, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या दिखा, ये तीनों फोर्स बराबर लग रहे हैं, FAP FCP FBP सब बराबर है। बराबर है क्या, तो चलो ये मैं सबका फोर्स बोल लेता हूँ F लग रहा है। सब फोर्स बराबर है तो सबको F बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। देखो यहीं पे देखो, देखो ये FAP इक्वल टू FCP इक्वल टू FBP इक्वल टू हम मान लेते हैं F फोर्स है। सारे फोर्स बराबर है, लिख सकते हैं। ओके सर, बहुत अच्छी बात है सर, आपने लिख लिया, बड़ा अच्छा काम किया। अब हमको भी कुछ समझा देते तो मेरा भी काम बन जाता। तो अब देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से सीखना। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आया तो और अच्छी बात। पहले इन दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट फोर्स किधर मिलेगा जल्दी से बताओ। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर मिलेगा, ये मिलेगा। ये थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, इसको ग्रीन कलर से कर लेते हैं। ये इधर मिलेगा ऐसा, ये होगा F डैश बोले, मिलेगा ना। अरे कैसे मिलेगा सर, कैसे मिलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, एक F इधर जा रहा है, दूसरा F इधर जा रहा है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कोई बच्चा बता सकता है क्या। ये हो गया 30, ये भी 30, तो ये पूरा एंगल कितना होगा। एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा जल्दी बोलो। 120। नहीं समझ में आया 120 कैसे, ये टोटल एंगल कितना हो गया 120, तो ये एंगल हो गया 120। इनका रिजल्टेंट फोर्स ऐसे ही नहीं लगेगा, पैरेललोग्राम बनाओगे तो ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे तो मिलेगा ना। तो इन दोनों का पहले हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं F डैश की वैल्यू कितनी आएगी, F डैश इक्वल टू आएगा अंडर रूट के अंदर F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F कॉस 120 डिग्री। लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये भी F है, ये वाला देखो, ये भी F है और ये भी F है, ठीक। F का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F कॉस 120 डिग्री। ये कैसे हुआ समझ में आ रहा है। चलो अब F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट में 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और कॉस 120 की वैल्यू कितनी होगी, कोई निकाल सकता है। अब देखो ये भी सब बच्चे कहते हैं सर कैसे निकाला जाए, बहुत सिंपल है। कॉस 120 समझा देते हैं। जैसे अगर कॉस 90 प्लस थीटा हो जाए, इसकी वैल्यू होती है माइनस का साइन थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर कॉस 120 है, 120 को क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह क्या दिख रहा है 30, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कितना हो जाएगा -1/2 इंटू -1/2 लिख सकते हैं। बोलो वीडियो वाले बच्चों, कोई दिक्कत, यस नो, ठीक है। आप क्या करेंगे जल्दी से बताओ, ये 2 से 2 कैंसिल, F डैश की वैल्यू कितनी हो गई जल्दी से बताओ 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, बचा कितना अंडर रूट के अंदर F स्क्वायर, मतलब F डैश की वैल्यू भी कितनी आ गई F आ गई। अभी तो देखो फिगर समझो, अभी क्या निकला था बेटा, अभी आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट निकला था, इसका और इसका रिजल्टेंट ये आया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, ये ठीक। अभी एक बचा हुआ है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है। अच्छा अब जल्दी से बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ फिर से क्या आ गया, देखो यहाँ भी ये वैल्यू क्या आ गई जल्दी बोलो। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया है F आ गया है, मतलब ये F आ गया है, इस डायरेक्शन में F जा रहा है, और ऊपर भी क्या जा रहा था F ही जा रहा था, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा
0। तो नेट फोर्स कितना होगा? F नेट की वैल्यू होगी F माइनस F इक्वल टू 0। बात समझ में आई कैसे? यस नो? ये एक अच्छा सा पॉइंट चार्जेस having value plus 0.1 micron coulomb comma plus 0.2 micron coulomb comma minus 0.3 micron coulomb and minus 0.2 micron coulomb are placed at the corner A B C D कैपिटल लेटर में A B C D respectively of a square of side 1 meter calculate the magnitude of force on a charge plus 1 micron coulomb placed at the center of square ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन भी समझो, एकदम इसी का भाई है ये। जिसको समझ में आया होगा उसको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। नीचे ही करते हैं, चलो यहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एक स्क्वायर है, समझने का प्रयास करिएगा। मेन फिगर का ही दम है। फिगर जिसको समझ में आ गया सारा खेल समझ में आ गया, ठीक है। चलो जूम करके इसको हम बड़ा कर लेते हैं, जूम, ठीक है। एक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर का नाम हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या अलग अलग नाम लिख लेते हैं। पहला क्या है बच्चों आपके पास? ए बी सी डी। इसको हम लिख लेते हैं ए, बी, इसको बोल देते हैं सी और इसको बोल देते हैं डी। ए के कॉर्नर पे कितना चार्ज रखा गया है? 0.1 माइक्रन कूलम, ठीक है। बी के कॉर्नर पे कितना रखा गया है? 0.2 माइक्रन कूलम। सी के कॉर्नर पे कितना रखा है? माइनस का 0.3 माइक्रन कूलम। एंड डी पे कितना रखा गया बच्चों? माइनस का 0.2 माइक्रन कूलम, ठीक। अब क्या बोल रहा है? इसके सेंटर पे एक सेंटर कहाँ मिलेगा? इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं ऐसे। सेंटर कहाँ मिलेगा? ऐसे। यहाँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, कितने माइक्रन कूलम का? 1 माइक्रन। इसका सेंटर मान लो ये O है, O पे रखा गया 1 माइक्रन कूलम का एक चार्ज, ठीक है। तो इसके सेंटर पे फोर्स कितना लगेगा ये पूछ रहा है ना, टोटल फोर्स कितना लगेगा। अब पहले कहानी समझो, कहानी समझ गए तो सारा खेल बन जाएगा, कहानी नहीं समझो तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो 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 सब लोग, सबसे पहले हम बात करते हैं ये 1 ने इस पे फोर्स लगाया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसे। इस फोर्स का नाम क्या होगा? किसने लगाया? हाँ, O ने C पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा? O ने C पे फोर्स लगाया,
क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फोर्स चलेगा, है कि नहीं। अच्छा, फिर इधर भी जो फोर्स होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर कैसा फोर्स लगेगा बताओ। ओ ने डी पे फोर्स लगाया, इसका नाम क्या होगा, एफ। जल्दी बोलो क्या होगा नाम, डी ओ। लग गया, ओ ने डी पे फोर्स लगाया, काम खत्म। अभी तो ये दोनों ने फोर्स लगाया, ठीक। अभी ये भी बचा हुआ, ये भी तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा। अब कौन, ये इधर लगाएगा, यही मेन मसला होता है, इधर लगाएगा फोर्स या इधर लगाएगा। तो छोटा इंसान छोटा चार्ज बड़े चार्ज की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब ये फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये फोर्स इधर लगेगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, इसके तरफ फोर्स लगेगा, ठीक। कितना लगेगा जल्दी से बताओ, कितना लगेगा, जल्दी बोलो। इस फोर्स का नाम क्या होगा, किसने लगाया, ए ने ओ पे फोर्स लगाया, तो ये हो जाएगा एफ, ए ने ओ पे फोर्स लगाया। उसी प्रकार ये भी छोटा है, 0.2 छोटा है 1 माइक्रोन कूलम से, ये भी इधर की ओर फोर्स लगाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्या नाम होगा, जल्दी बोलो। एफ, क्या नाम होगा, बी ने ओ पे फोर्स लगाया, एफ ओ बी। मतलब सारे फोर्स ओ बी और ओ डी दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ए ओ या ओ ए और सी ओ दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, बहुत सिंपल है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग निकाले थे बच्चों एफ ए ओ निकाल, ठीक है। ए ओ मतलब ए से ओ के बीच की दूरी। अब हमको मेन चाहिए इसके बीच का डिस्टेंस, निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए। कैसे डिस्टेंस निकलेगा, तो ध्यान से देखते हैं, फिर से समझना डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड कितना दिया है, 1 मीटर दिया ना, 1 मीटर। स्क्वायर है तो सभी साइड क्या होगा, इक्वल 1 मीटर, 1 मीटर। तो मैं बोला है ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और मैं एक ऐसे लाइन खींच लेता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप। अगर इसको आप डी माने हैं, इसको सी माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको ए माने हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। पता है कि नहीं, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों। बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2। बी डी इक्वल टू क्या हो गया, √2। ये पूरा डिस्टेंस √2 हो गया। अब चूंकि आपको आधा डिस्टेंस निकालना है, ये दूरी पता लगाना है, तो ये कितना होगा जल्दी बताओ। ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी की वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलो। ओ बी या ओ डी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो। √2/2, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√2। समझ में आ रहा है। ये ओ बी की वैल्यू होगी या ओ डी की वैल्यू होगी, ओ डी, ओ बी या ओ डी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आधा है। उसी प्रकार जब ओ बी और ओ डी सेम है, तो ओ सी और ओ ए भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो यही डिस्टेंस आपके पास ओ सी के लिए भी होगा, और यही डिस्टेंस आपके पास ओ ए के लिए भी होगा, ठीक। आप ध्यान से देखो, मतलब ये डिस्टेंस आपको पता लगाना था। ये एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में ये फोर्स निकालना होगा। उसी तरह से एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में ये वाला फोर्स निकालना होगा ना। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, जल्दी बोलो, क्या निकाला जाए, ओ ए निकाले थे, ओ से ए का फोर्स, ठीक है। जल्दी से हमको बताएगा कौन, एफ ओ ए क्या होगा, के की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ इंटू Q1 मतलब QA की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो। 0.1 माइक्रोन कूलम, मतलब क्या होगा, 0.1 × 10⁻⁻6 इंटू ओ, यहाँ से यहाँ तक का फोर्स निकालना है, तो क्या होगा, 1 माइक्रोन कूलम। 1 मतलब 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, जल्दी बताओ। ए ओ की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है कि नहीं, 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एफ ओ ए की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, ये लगभग मेरे पास आ रही है 18 × 10⁻⁻4 न्यूटन। हाँ ठीक है, -3 होगा। एफ ओ ए आ गया। अब उसी डायरेक्शन में और कौन फोर्स लग रहा था बताओ, ओ ए के डायरेक्शन में कौन लग रहा था,
सी ओ भी निकाल लेते हैं एफ सी ओ, तो ये होगा 9 के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू कौन कौन दो चार्जेस हैं, एक है 1 माइक्रोन कूलम, दूसरा है -3 माइक्रोन कूलम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू दूसरा कितना है 0.3, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -6। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं यूज़ किए, फोर्स के केस में मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। अब हमने एफ सी ओ की वैल्यू सॉल्व किया, सी ओ की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे पास, ये मिल गया 0.3 वाला निकाला है ना, ये मिल गया आपके पास 54 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। आ गया क्या, इधर दोनों का फोर्स निकल गया। उसी तरीके से एफ ओ बी निकाल लेते हैं जल्दी, एफ ओ बी, ओ ने बी पे फोर्स लगाया, ठीक है, जल्दी से बताना फटाफट आप लोग। एफ ओ बी ये होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि एक चार्ज तो आपके पास यही है 1 माइक्रोन कूलम, और दूसरा क्या है 0.2, इसको क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस सेम ही है, कितना था 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया 0.2 और 1 वाला, इसकी वैल्यू आ रही है 36 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। उसी तरीके से एफ ओ बी निकल गया, और क्या निकलना था, डी ओ निकालना था, एफ डी ओ। अभी देखो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। एफ डी ओ की वैल्यू कितना होगा, वही 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6। एक तो चार्ज ये था 1 इंटू 10 टू द पावर -6 ये वाला, और दूसरा ही चार्ज ये है 0.2, वेरी गुड, 0.2 इंटू 10 की पावर -6, डिस्टेंस सेम है, कितना था 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू लगभग आ रही है 36 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, समझना, इस डायरेक्शन में कौन कौन जा रहा है फोर्स, ए ओ भी जा रहा है और सी ओ भी जा रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे तभी इधर का रिजल्टेंट फोर्स पता चलेगा। चलो तो कौन कौन, F1 मान लेते हैं इसको, F1 बराबर क्या होगा जल्दी बोलो, F1 बराबर क्या होगा, एफ ए ओ, अच्छा ओ ए प्लस सी ओ, एफ ओ ए प्लस एफ सी ओ। ओ ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों जल्दी बोलो, ओ ए की वैल्यू आई 18 इंटू 10 टू द पावर -4, 18 इंटू 10 टू द पावर -4, प्लस सी ओ की वैल्यू कितनी आई है 54 इंटू 10 टू द पावर -4। इन दोनों को जोड़ लो, 18 और 54 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 18 54 कितना हो गया 72 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -4। ये F1 हो गया। F2 निकाल लो, F2 का मतलब अभी इन दोनों का रिजल्टेंट मिल गया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, क्या होगा OB प्लस DO, FOB प्लस FDO। OB की वैल्यू कितनी आई बच्चों जल्दी से बोलो, 36 इंटू 10 की पावर -4, प्लस DO की वैल्यू भी कितनी आई है, वही आई है 36 इंटू 10 की पावर -4। इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 72 इंटू 10 की पावर -4। अब ध्यान से देखो, मेरी बात समझो, F1 ये था, एक सॉरी मैं बना देता हूँ आपको, एक स्क्वायर फिर से बना देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन इस वजह से, इसी वजह से थोड़ा समय लगता है समझाने के लिए। देखो ये देखो ध्यान से, F1 इधर जा रहा था, F1 इन दोनों को जोड़ा गया था तो इधर जा रहा था, ठीक है। F2 इन दोनों को जोड़ा गया, इन दोनों को इधर ना जोड़ा गया था, तो F2 इधर मिला। अब इनका रिजल्टेंट किधर मिलेगा, तो फिर से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, ऐसे ही नहीं कहीं मिलेगा, ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे ऐसे ही बनेगा ना। इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, अरे स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एंगल कितना होता है, कौन 120 बोल रहा था, हैं कितना होगा 90 डिग्री। तो कैसे निकलेगा रिजल्टेंट फोर्स, F नेट इक्वल टू होगा अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos 90। सो F नेट की वैल्यू कितनी हो गई, अब हमको दिख रहा है
F1 की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर 72 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू कितनी है 72 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इधर वाला कितना हो जाएगा पूरा 0। ठीक है, अब देखो एफ नेट की वैल्यू निकालते हैं। एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर एक 72 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और एक और 72 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो क्या लिख सकते हो 2 इंटू 72 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या। ये अंडर रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा एफ नेट की वैल्यू, जल्दी बोलो, बाहर आ जाएगा कितना, जल्दी बोलो 72 बाहर आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 4 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचेगा √2, तो आप इसको लिख सकते हो एफ नेट की वैल्यू हो गई, एफ नेट इक्वल टू हो गया 72 √2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन। बात समझ में आई। इसको अगर थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ, इसकी एफ नेट की वैल्यू आ रही है 0.1018 न्यूटन, या इतने पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई, कैसे फोर्स आया, ये एक अच्छा क्वेश्चन। टू चार्जेस each of प्लस Q, प्लस कैपिटल Q लिखना, प्लस कैपिटल Q यूनिट are placed along a line, full stop. A third charge, स्मॉल लेटर में Q लिखिएगा, a third charge Q is placed between them, full stop. At what position and for what value of Q, स्मॉल Q लिखेगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल लेटर में Q, स्मॉल Q तो स्मॉल लेटर में Q। ठीक है, will the system be in equilibrium, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है। आपके पास दो चार्ज हैं, एक प्लस Q और एक और प्लस Q, ठीक, दोनों दो पॉइंट पर लोकेट हैं, ठीक है, आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, अ थर्ड चार्ज स्मॉल Q इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन देम, इनके बीचों बीच में एक स्मॉल Q का चार्ज रखा गया, ठीक है, स्मॉल Q चार्ज रखा गया। एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q, इस Q को कहाँ रखा जाए, ठीक है, अभी बीच में नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस Q को कहाँ रख दिया जाए कि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम। एंड ये Q की वैल्यू कैसी होगी वो भी बताइए, मतलब Q का वैल्यू कितना होगा वो भी आपको निकाल के बताना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये दो कैपिटल Q और कैपिटल Q है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने R मान लेते हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये दूरी बचा हुआ दूरी कितना होगा, जल्दी बोलो, R माइनस x होगा क्या, ठीक। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इनके द्वारा लगाया गया फोर्स और इनके द्वारा लगाया गया फोर्स, दोनों फोर्स बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इसको हम C बोल लेते हैं, मतलब FAC इक्वल टू FBC, दोनों फोर्स अगर बराबर जाए तो सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। तो FAC की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना आएगा, जल्दी से बताओ, ये आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल Q, इन दोनों के बीच का निकालना है, इन दोनों के बीच का, ठीक है, K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन में इनके बीच का दूरी कितना है x स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, तो यहाँ पे चार्ज क्या रखा गया है, K स्मॉल Q और यहाँ क्या रखा गया है कैपिटल Q अपॉन में इनके बीच की दूरी क्या है R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर का कैंसिल हो जाएगा ना, तो
तो क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग हटाएंगे दोनों तरफ, जो स्क्वायरिंग हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर पावर सेम होता है तो हम बोलते हैं बेस आपस में बराबर हो जाता है, जानते हो ना मैथमेटिक्स में। तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू आर, x इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, r बाई 2, मतलब इनके बीच की ये दूरी कितनी है बच्चों आपके पास, ये दूरी है r बाई 2। जब ये r बाई 2 है तो ये कितना होगा जल्दी बताओ, अरे ये पूरा r था और ये आधा हो गया r बाई 2, तो ये भी क्या होगा, r बाई 2 ही होगा कि नहीं होगा। तो ये पूछ रहा था कितने दूरी पे रखा जाए, तो मतलब कैपिटल Q से r बाई 2 दूरी पे रखेंगे तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये स्मॉल q की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों, ये दोनों का फोर्स भी बराबर हो, या कोई भी दो, सभी का फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हो सबका फोर्स किसके बराबर हो, 0 हो जाए, तभी तो कहेंगे इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स कितना हो जाए, 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F, पहले इन दोनों का फोर्स निकालें, एफ ए सी प्लस एफ ए बी का फोर्स, टोटल फोर्स किसके बराबर हो जाए, 0 हो जाए, तब हम कहेंगे सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो एफ ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ए सी की वैल्यू निकालो बच्चों, कितना होगा, ए सी ये हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में यहाँ से आते की दूरी क्या है, r बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस एफ ए बी कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन में यहाँ से आते की दूरी कितना हो गया, r का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये सेकंड वाला पार्ट हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 4 है ना, 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में r स्क्वायर, और ये हो जाएगा k कैपिटल क्यू अपॉन में r स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है, k कैपिटल क्यू अपॉन में r स्क्वायर, बचा क्या 4q प्लस यहाँ से k कैपिटल क्यू अपॉन r स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचा सिर्फ q इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 4q प्लस q इक्वल टू 0। स्मॉल q की वैल्यू निकालनी थी, तो 4q इज इक्वल टू हो गया माइनस का q, एंड q इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का q बाई 4। मतलब इस q की वैल्यू क्या होगी, जो बीचों बीच में चार्ज रखा गया है वो q माइनस का q बाई 4 टाइम्स होगा। बात समझ आ गई, नोट कर लो फटाफट। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, नोट करिएगा आप लोग। टू चार्जेस of plus 10 micron coulomb and plus 40 micron coulomb, plus 10 micron coulomb and plus 40 micron coulomb respectively are placed 12 centimeter apart, full stop. Find the position of the point where electric field is 0, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखो बच्चों, ये लाइन है, ठीक है, 2 चार्ज है, एक है प्लस 10 माइक्रन कूलम, ठीक है, इसको Q1 बोल लेते हैं, और Q2 की वैल्यू कितना बोल रहा है आपके पास, प्लस 40 माइक्रन कूलम, 40 माइक्रो कूलम। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों आपके पास, 12 सेंटीमीटर, इसको हम R बोल लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 0। किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास 0 होगा। अगर दोनों सेम चार्ज हैं, नेचर सेम है, पॉजिटिव हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस दोनों चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा, ठीक। और अगर दोनों अपोजिट होते हैं तो कहीं आगे निकलता है, इस लाइन के आगे या इस लाइन के आगे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। कॉन्सेप्ट समझिए।
ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस ये पॉइंट सी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, ठीक है, और इसकी दूरी क्या है अभी x है, ठीक। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बोलो। ये पूरा यहाँ से तक r था और ये x हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा r माइनस x हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कैसे होती है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 न्यूटन पर कूलम हो तभी तो 0 होगी। इस पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इसका मतलब ये, इसको A मान लेते हैं पॉइंट, इसको B मान लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AC इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू BC। यहाँ से यहाँ तक का फील्ड और यहाँ से यहाँ तक का फील्ड अगर दोनों बराबर हो जाए तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0 होगी। होगी ना। चलो अब निकाल लेते हैं, समझने के लिए समझ गए। अब कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R²। तो ये हो जाएगा KQA यहाँ या Q1, ठीक है, यहाँ पे हमने चार्ज क्या माना है Q1। KQ1 अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x² इक्वल टू KQ2 अपॉन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K काट सकते हैं, बस सॉल्व करो। ये है Q1 की वैल्यू कितना बच्चों, Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में x² इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी जल्दी बोलो 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ, अभी r की वैल्यू रखेंगे थोड़ी देर बाद, घबराने की बात नहीं है। 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x²। ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका सीखो। ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। और अगर नहीं आता है तो इसका पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख करके सॉल्व कर भी कर सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट तरीका लगाते हैं, आपको समझ में आ जाए। अब देखो दोनों का पावर सेम है तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना होगा 3x, x इज इक्वल टू क्या हो गया r/3 और r की वैल्यू ऊपर कितना दिया क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। तो रख लेते हैं 12 सेंटीमीटर अपॉन में 3, मतलब कितने दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी 4 सेंटीमीटर। कहाँ से, एट पॉइंट A से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बात समझ आ गई। चलो नोट कर लो फटाफट, चाहो तो नीचे स्टेटमेंट में लिख लेना। यहाँ पर एक लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0 at a distance 4 centimeter from point A पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0। चलो नोट कर लो फटाफट। 2 चार्जेस ऑफ 0.2 माइक्रन कूलम, 2 बार माइक्रन बनाइएगा, 0.2 माइक्रन कूलम एंड माइनस 0.2 माइक्रन कूलम are placed 10 to the power minus 6 centimeter apart, 10 to the power minus 6 centimeter apart हो गया, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point at a distance of 10 centimeter from their midpoint। क्वेश्चन था आपके पास, फिर से रिपीट करें। 2 चार्जेस ऑफ
2 micron coulomb and minus 0.2 micron coulomb are placed 10 to the power minus 6 centimeter apart. Calculate the electric field at an axial point at a distance of 10 centimeter from their midpoint. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। देखो दो चार्जेस हैं आपके पास, एक है Q1 मान लो और दूसरा है Q2, ठीक। Q1 की वैल्यू है बोल लेते हैं Q1 को ले लेते हैं माइनस का 0.2 माइक्रन कूलम और Q2 को ले लेते हैं 0.2 माइक्रन कूलम। टू चार्जेस ऑफ +2 ये तो हमने बता दिया। इनके बीच की दूरी कितना है, आर प्लेस 10 to the power -6 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच की जो दूरी है जिसको आप 2a बोलते हो ना। अरे एक सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या था 2a की वैल्यू कितनी है 10 to the power -6, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब इसी पॉइंट को आप आगे बढ़ाओ, कोई पॉइंट M है ये, ठीक है, और जिसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो R की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। अब ये R इस A से बहुत बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो लिखेंगे सिंस R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। ये वाला कंडीशन वाला फॉर्मूला, दो फॉर्मूला था सर, आपको याद होगा। एक था 2kp अपॉन में r² - a² का होल स्क्वायर, और एक था आपके पास 2kp अपॉन में r³ था ना। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 2kp अपॉन में r³ वाला। क्यों r³? क्योंकि यहाँ दिख रहा है r इस a से क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बस सारा गेम हो गया, यही मेन यही चीज़ था, यही समझना था। तो जगह 2k की वैल्यू होती है 9 × 10 to the power 9। डाइपोल मोमेंट आप निकाल सकते हैं, क्या होता है 2a × q। तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 2a की वैल्यू हो गई 10 to the power -6 सेंटीमीटर है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर हो गया। और q की वैल्यू, अब दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, तो ये ले लेते हैं 0.2 माइक्रन। माइक्रन का मतलब होगा 10 की पावर -12। एक माइक्रन का मतलब होगा 10 की पावर -6, एक और माइक्रन है तो क्या होगा 10 की पावर -6, टोटल कितना हो जाएगा 10 की पावर -12 होल अपॉन में r³। r की वैल्यू कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो मिलेगा 10 की पावर -2 का होल क्यूब। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 3.6 × 10 to the power -8 न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई, मेन खेल ये था, छाप लो।